नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम आपके सामने रखेंगे जनहित में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या है। महाकुंभ में संगम किनारे भगदड़ की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई है, 90 लोग घायल हुए हैं। आधी रात को जब आप सो रहे थे तब यह घटना हुई है। हादसे को लेकर कई तरह की थियोरीज चर्चा में है। संगम की आधी रात का पूरा सच थोड़ी ही देर में बताएंगे आपको। कुंभ पर कलंक का जिम्मेदार कौन? जब पहले से पता था इतनी भीड़ आने वाली है तो फिर पुलिस और प्रशासन ने एहतियात क्यों नहीं बरता? क्यों नहीं वो कदम उठाए जिससे हादसा रोका जा सके? सवाल तो यह है कि अब तक जिम्मेदार अफसरों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और महाकुंभ हादसे को लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की, भावुक भी हुए। विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। आज मौनी अमावस्या का स्नान। रात 8 बजे तक 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। आस्था के इसी उफान में कल रात हादसे का तूफान आया। सुबह साधु संतों को स्नान का प्लान भी बदलना पड़ा। और वहीं दिल्ली में यमुना को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यमुना का जल पिया उन्होंने, जिस पर एक नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। तो आइए सबसे पहले जिस खबर का हम रुख करेंगे, खबरों की शुरुआत उस स्नान से जिससे अमृत पाने की होड़ ने एक बड़ा अनर्थ करा दिया। आज मौनी अमावस्या, ऐसा दावा है। प्रयागराज महाकुंभ में रात 8 बजे तक 7.5 करोड़ लोग त्रिवेणी स्नान कर चुके हैं। यह संख्या 10 करोड़ भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उन 30 लोगों का क्या, जिनका जीवन इस महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी के किनारे अचानक कुचल कर समाप्त हो गया? क्या इसे उनकी मोक्ष प्राप्ति मानकर भुला तो नहीं दिया जाएगा? या फिर उस भगदड़ की जिम्मेदारी तय हो पाएगी जो रात को हुई थी? भगदड़ के 16 घंटे बाद प्रयागराज प्रशासन ने इसका ब्यौरा दिया है। महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 25 की पहचान कर ली गई है। एम्बुलेंस से 90 लोग अस्पताल ले जाए गए थे। 20 से ज्यादा घायलों को छुट्टी दे दी गई है। 36 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी सरकार ने हादसे पर 3 सदस्यों की न्यायिक कमेटी बनाई है। 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। ये तो कल रात की भगदड़ पर वो अपडेट है जिसे देने में यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन को 16 घंटे का वक्त लगा है। लेकिन असल सवाल इससे कहीं बड़े हैं और वो इसलिए अहम है क्योंकि महाकुंभ मेला अभी 28 दिन और चलना है। 3 अमृत स्नान अभी बाकी हैं और अब भी करोड़ों लोग यहां आएंगे। इसीलिए कल जो हुआ उससे उठे सवाल छोड़े नहीं जा सकते। और वो सवाल क्या क्या हैं? 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? भीड़ का प्रेशर एक ही जगह होने क्यों दिया गया? क्या भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस चूक गई? लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन को जानकारी देने में 16 घंटे का वक्त क्यों लग गया? संगम नोस पर पुलिस ने श्रद्धालुओं को सोने से वक्त रहते ही क्यों नहीं रोका? प्रशासन ने क्यों नहीं बताया कि बैरिकेड कैसे और क्यों टूटा? इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो आगे आपको सुनाएंगे हम। लेकिन पहले देखिए ये भगदड़ क्यों हुई, कैसे हुई और कब? हादसे के घंटों पहले से इसकी आशंका तो बनने लगी थी। महाकुंभ में अमृत की इच्छा अनर्थ में कैसे बदली, ये जानने के लिए सबसे पहले कल रात का एक अनाउंसमेंट सुने। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। ये अनाउंसमेंट उनके लिए था जो त्रिवेणी संगम पर 7 से 8 घंटे पहले से पहुंच गए थे। ब्रह्म मुहूर्त तक नींद पूरी कर रहे थे। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है।
संभवतः लोग इस फेर में नहीं उठे कि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों न करें, और पहले आए हैं तो पहले ही क्यों न करें। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो खोवत है। आशंका सच हुई, सोने वालों में कई ने जिंदगी खो दी। जब रात 1 से सवा 1 बजे के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बैरिकेड लांघकर संगम नोज की तरफ दौड़ पड़ी। लोग पुलिस के रोके ना रुके। इस आपाधापी में कई लोग पहले से सो रहे लोगों पर गिर पड़े। 1 बजे के लगभग मतलब इतना भीड़ ज़्यादा हो गया था कि बहुत जन नहाने के लिए गए थे। 4-5 औरतें ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। कल शाम को 6 से 7 के बीच में चेतावनी दी गई थी, लोगों को उठाया भी गया था विसल बजाकर और हॉर्न से कि यहाँ से चले जाइए, रेन बसेरों में जाइए। बाकी लोगों के पास में जगह नहीं होने के कारण यहीं पर वो सो गए थे। 12 से 1 से 2 के बीच में इतनी भीड़ हो गई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। इस भीड़ में महिला पुरुष हर उम्र के लोग थे। चंद सेकंड में ये हालात बन गए कि समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या और भागे कहाँ। अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। जितना मेला उधर फोर्स लगाए हैं उसकी आधी भी फोर्स इधर डिप्लॉय कर दे तो ये सारा सिस्टम ना हो पाता जो होगा। कुछ ही मिनटों बाद भयानक दृश्य था। त्रिवेणी घाट पर कपड़े, थैले, चप्पल, बर्तन बिखरे पड़े थे और चीख पुकार मची हुई थी। जाने और आने वालों का तालमेल इतना बेकार था वहाँ कि लोग धक्का मार रहे थे आने के लिए और धक्का ही मार रहे थे जाने के लिए। जनता इतनी भीड़ थी, उधर से नहा के निकला था, इधर से जा था। इतनी भीड़ हो गया और इधर बैरिक लग गया जाए। पूरे महाकुंभ मेले को इन एम्बुलेंस की दौड़ से ही समझ आ गया था कि कुछ अनर्थ हुआ है। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर हादसा हुआ है। संगम नोज पर बेहद अफरा तफरी का माहौल है। दर्जनों एम्बुलेंस इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए स्थितियां बेहद खराब हैं। ये लोग जीवित हैं या नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रात 2:30 बजे तक एम्बुलेंस सभी घायलों को अस्पताल ले जा चुकी थी। अब अफरा तफरी दूसरी थी। लोग अपनों को ढूंढने में लगे थे। यहाँ पे 17 से 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जहाँ पे जो लोग थे वो आके यहाँ पे आराम भी कर रहे थे, लेटे भी थे, उनके ऊपर दौड़ गए क्या लोग? हाँ, और जब यहाँ पे प्रोटोकॉल के चक्कर में जब लोग भागने लगे तो यहाँ पे जो लेटे थे सर वो भी कुचल के यहाँ पे मारे। हजारों लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ये भगदड़ देखी, उससे बच कर निकले। वो स्नान के लिए जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इतना सबसे गलती जो प्रशासन की है, इतनी फोर्स लगी हुई, इतनी पुलिस लगी हुई है, कम से कम उनको देखना चाहिए। बीच में सारे भीड़ इतना मच गए तो उसी रास्ते सब लोग जा रहे हैं, उसी रास्ते सब लोग आ रहे हैं। वहाँ पे मतलब पुलिस कोई लगी नहीं है। वहाँ पे आदमी सो रहे हैं, वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि आदमी जा सके नहाने के लिए। नहीं उसकी इधर से उधर से कोई सिस्टम नहीं है किधर जा रहा हो। आदमी इतना लेटे हुए हैं, हम लोग भागे पर इधर नहाया, हम छोड़ दिया। मानना पड़ेगा कि 1.5 घंटे में हालात संभाल लिए गए। 70 एम्बुलेंस भी तेज दौड़ी, पर इससे क्या ये सवाल पीछे छूट सकता है कि हाईटेक कुंभ में ये हालात बने ही क्यों? उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। क्या 5 घंटे प्रशासन सिर्फ अनाउंसमेंट से ड्यूटी निभाता रहा? त्रिवेणी तट पर सो रहे लोगों को जबरदस्ती क्यों नहीं उठाया? पहले से लोग जमा थे तो पीछे से भीड़ क्यों आती रही? 60,000 सुरक्षा जवान भीड़ को क्यों नहीं रोक सके? क्या रात को हेलीकॉप्टर निगरानी से भीड़ का अंदाजा नहीं लगा? क्या एआई फीचर वाले सीसीटीवी से भीड़ का अंदाजा नहीं लग पाया? संगम तट पर आने जाने के रास्ते अलग अलग क्यों नहीं थे? ये वो पते के सवाल हैं जो हाईटेक महाकुंभ के दावों से अब परमानेंट चिपक से गए हैं। पूरे प्रयागराज में 2,500 कैमरे, मेले के 12 रास्तों और कुंभ सिटी के अंदर 1700 कैमरे, उसमें भी 200 से ज्यादा एआई कैमरे। पूछा तो जाएगा कि ये भीड़ भगदड़ में बदल सकती है, इसका अंदाजा क्यों नहीं लगा? देखिए, भीड़ तो भीड़ है और मूल सवाल यही है कि महाकुंभ के हाईटेक क्राउड मैनेजमेंट का आखिर क्या हुआ? इतनी भीड़ बढ़ी कैसे? अभी आपने पीड़ित और चश्मदीद को सुना है। जिस वक्त हादसा हुआ, एबीपी न्यूज की पूरी टीम वहां मौजूद थी। हमारे रिपोर्टर्स ने मौके पर जो देखा,
एक बार फिर वो अफरा तफरी देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में बिखरे दर्द ने महास्नान के विशेष पर्व की चमक मध्यम जरूर कर दी। जहां शंख, घंटा, घड़ियाल और जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी, अखाड़ों के पेशवाई के दर्शन कर झूमता आस्था का सैलाब दिखना था, वहां आज घंटों तक एम्बुलेंस के सायरन, पुलिस की गाड़ियों के हूटर बजते रहे। हादसे के समय हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा वहीं थे। क्या हो गया था? भगदड़ हो गई थी? नहीं, भगदड़ नहीं हुई है। बैरिकेडिंग कैसे टूट गई? बैरिकेडिंग टूट गई तो टूट गई, अब पब्लिक है उसमें क्या करेंगे। हम लोग सब लोग खड़े थे, तो सबको दौड़ाई कि आप लोग खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। अचानक में इतनी तेज भगदड़ हुई कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे गिरने लगे। 125 से लेके पूरा ये क्षेत्र है और यहाँ पे इतनी तेज भगदड़ हुई। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कितनी देर बाद एम्बुलेंस पुलिस आ गई? कुछ नहीं आए भैया, सब अपना जान खुद बचाए हैं और सब अपने से बचे हैं। भगदड़ के बाद जो मंजर था, अवधेश उसके प्रत्यक्ष गवाह थे। ये एक घायल है जिनको ले जाया जा रहा है। ये घायल तो नहीं लग रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां हैं ये तो जीवित नहीं लग रही है। देखिए, एक के बाद एक लोगों को निकाला जा रहा है, एम्बुलेंस लगातार आ रही हैं। हादसे के पीछे की वजह तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय भी हादसे वाली जगह पहुंचे। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो बोले भैया थोड़ा सा मदद कर दीजिए क्योंकि इनका बच्चा खो गया है। वो माँ क्या किए ना, अपने बच्चे को रस्सी से बांध के गया था, लेकिन उनमें से एक बच्चा पता नहीं कैसे भीड़ भाड़ में खुल गया और मतलब उसके साथ खो गया है। फिर उसके बाद क्या किया, उनको बोले, फिर वो कितना मतलब इधर से उधर से फ़ोन नंबर मैनेज कर, फ़ोन भी उनके पास नहीं था, कहाँ से मैनेज करने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद उस बच्चे को लेके आया वो भैया। इतना अच्छा मदद किया, क्या बोले। महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद थी। जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ। किसने धक्का दिया? किसी ने? जनता ना कुछ नहीं, जनता धक्का दी। जनता इतनी भीड़ थी, उधर से नहाग निकला था, इधर से जा था। इतनी पुलिस लगी हुई है, कम से कम उनको देखना चाहिए। बीच में सारे भीड़ इतना मच गया, तो उसी रास्ते सब लोग जा रहे हैं, उसी रास्ते सब लोग आ रहे हैं। जान बचाना, अगर कोई निकल गया एक बार तो निकल गया, नहीं अगर वहाँ पे जो फंस गया तो समझ लीजिए कि एकदम काम खत्म ही है। इतनी भीड़ थी कि इतनी ज्यादा भीड़ तो বাঁচাও করে ধরে দেখুন দাঁতটা ভেঙে দিল আর ফেলে দিল আমার মোবাইল টোবাইল সব হারিয়ে গেছে ব্যাগটা। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले वैन ड्राइवर के जरिए हादसे का सच जानने का प्रयास किया। 1:30 बजे क्या हुआ यहाँ पर संगम में? सर, यहाँ पे स्नान करते टाइम अचानक से भगदड़ मची और कई लोग घायल हो चुके हैं, जो कि मैं घायलों का कोई काउंट नहीं कर पा रहा हूँ सर। हादसे को लेकर पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हमने उनको भी खगाला कि आखिर पुण्य कमाने आए लोगों को जिंदगी भर का गम देने वाला ये हादसा कैसे हो गया। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए। भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, मेरी अपील है श्रद्धालुओं से। हादसे पर अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं कि आखिर भीड़ बेकाबू क्यों हुई। आखिर उस वक्त पुलिस कहां थी जब महाकुंभ में लोग बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश कर रहे थे। क्राउड मैनेजमेंट का जो इंतजाम हादसे के बाद किया, वो इंतजाम पहले क्यों नहीं किया गया। श्रद्धालुओं के कुछ रास्ते बंद करने के भी आरोप हैं। आखिर उन्हें हादसे के बाद ही क्यों खोला गया? क्या पहले भीड़ के बेकाबू होने का इंतजार था? हादसे के बाद अब पुलिस और मेला प्रशासन लाख इंतजाम कर लें, लेकिन सबसे बड़े स्थान पर जो सबसे बड़ा दर्द और जख्म आज मेले में आए लोगों को मिले,
क्या कोई उसे दूर कर सकता है? और अब सुनिए महाकुंभ की भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हादसे की पूरी जानकारी देते देते योगी आदित्यनाथ भावुक भी हुए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद जो बदहवासी थी वो कोई 1-2 घंटे नहीं बल्कि 10-12 घंटे तक चली है। लोग परेशान थे कि उनके अपने कहां गुम हो गए, उनकी मौत हो चुकी है क्या, या फिर वो कहीं घायल हो गए। अगर घायल हैं तो फिर किस अस्पताल में हैं, किस हाल में हैं। एबीपी न्यूज ने जो दर्द का मंजर देखा उसे आप भी जरा महसूस करें। 4-5 औरतें ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो भीड़ में नीचे गिर गई, दब गई। वो आमदी लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। दर्द, बेबसी, तड़प और पत्थर को पिघला देने वाली ये वेदना। किसी का भाई चला गया तो किसी का पिता मिल नहीं रहा, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा गायब हो गया। देख के आई हूँ तो 4-5 लोगों की लाश पड़ी थी। लोग ऐसे पड़े हैं, कोई डॉक्टर देख भी नहीं रहा है, कुछ चिल्ला रहे हैं बेड पे। और उन्हें लगा कि मम्मी आज घर नहीं जा पाएंगे, मम्मी हमें बचा लो, मम्मी हमें बचा लो। महाकुंभ का जर्रा जर्रा आज ऐसे ही हृदय को चीर देने वाले दर्द से पटा पड़ा है। लोग बेसुध होकर मर्चुरी से लेकर अस्पताल तक अपनों को ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने भले ही घायल हो गए हों लेकिन सलामत हो, उनके जिंदा होने की खबर मिल जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं शवगृह के बाहर। ये बताइए कि आप लोग अभी आपको पता नहीं है वो कहाँ है? पता ही नहीं है? नहीं पता, हुए बच्चे गए हैं इसमें देखने बेटा, मौचुरी में देखने गए। हाँ हाँ, कहीं हो मिल जाए, वहीं पे कहीं हो मिल जाए, बस यहाँ कहीं ना हो, यहाँ से हम लोग नहीं ऐसे लेके जाएंगे। आखिर इस तड़प का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो आस्थावान होकर प्रशासन के दावे के भरोसे संगम किनारे डुबकी लगाने पहुंचे, या फिर वो लोग जिन्होंने इंतजाम के दावे तो किए लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर कौन जवाब देगा? इस माँ को जो बेटे के सहारे पुण्य कमाकर जाने की उम्मीद से आई थी लेकिन लौटेगी तो जवान बेटे की मौत का पहाड़ लाद कर। इस दर्द, इस तड़प की भरपाई कौन करेगा? खड़ी हुई है एम्बुलेंस में एक शव नजर आ रहा है, एक पार्थिव शरीर है। किसका है, यहाँ कैसे पहुँचा, कौन इसको लाया, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ पार्थिव शरीर हैं जो एम्बुलेंस में मॉर्चरी के बाहर देखने को मिल रहे हैं और किसी को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज महाकुंभ में हादसे के बाद एम्बुलेंस नहीं दौड़ रही थी बदइंतजामी, अकर्मण्यता और संवेदनहीन प्रशासनिक व्यवस्था को छिपाने वाली गाड़ियां। उस प्रशासन की गाड़ियां जो तब तक सोता रहा जब तक इतना बड़ा हादसा नहीं हो गया। जाहिर है पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल है और इसके जवाब तो पूछे ही जाएंगे। कल तक जिस दिव्य भव्य पर्व की मिसालें दी जा रही थी, आज सूरज उगने के बाद उस पर कभी न मिटने वाला कलंक लग गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने शोक संवेदना प्रकट की है। साधु संतों ने भी दुख जताया है। महाकुंभ में मची भगदड़ के चलते संगम के किनारे जो हादसा हुआ उसने मौनी अमावस्या के उत्साह को शोक में बदल दिया।
लेकिन अमृत स्नान से ठीक पहले हुई अनहोनी ने लोगों की जान ले ली। ये हादसे के करीब 10 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट से सामने आया, जिसमें पीएम ने भगदड़ में मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में चुनावी सभा संबोधित करने पहुंचे तो वहां भी मंच से सबसे पहले प्रयागराज हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। दोपहर 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पोस्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि लोगों की जान गई है। मेला क्षेत्र में मची भगदड़ के चलते बिगड़े हालात सामान्य होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि महाकुंभ में आने वाले लोग अफवाहों से बचें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है, लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। अमृत स्नान से पहले भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत पर साधु संत और धर्माचार्यों ने शोक जताते हुए मृत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। अपार भीड़ भी हुई आज भगदड़ से मैं अत्यंत आहत हूँ। भगवान से प्रार्थना की सभी उस परिवारों को परमात्मा संबल दे। पब्लिक इतना ज्यादा आ गई, श्रद्धालु इतना ज्यादा आ गए, वो भीड़ के कारण ये ऐसी स्थिति हुई है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब जो भी हैं उनकी आत्माओं का कल्याण हो। हालांकि हादसे के कुछ देर बाद ही मेले की व्यवस्था में लगा प्रशासन महाकुंभ की व्यवस्थाओं को पटरी पर वापस ले आया। देखिए, इस महाकुंभ की सफलता योगी सरकार के लिए एक तरह से बेस्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होता, लेकिन इस भगदड़ ने विपक्ष को उन पर हमले का मौका दे दिया। शुरू से कुंभ को इवेंट बनाने के आरोप लग रहे थे, विपक्ष को इस भगदड़ ने एक और बड़ा मौका दे दिया। प्रयागराज महाकुंभ में आधी रात को हुए हादसे ने इंतजामों पर सवाल उठा रहे विपक्ष को यूपी सरकार पर हमले का नया मौका दे दिया। संगम पर मची भगदड़ के करीब 9 घंटे बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रयागराज में हुए हादसे पर शोक और घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की, जिसमें अखिलेश ने मांग कर दी है घायलों को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाए, मृतकों के शवों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए, हेलीकॉप्टर के जरिए मेले में निगरानी बढ़ाई जाए। जो सुझाव सरकार को दिए हैं, जब भी वो कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो सरकार चिढ़ जाती है। लेकिन 1 घंटे बाद प्रयागराज हादसे पर अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट करके यूपी सरकार की बजाय महाकुंभ का जिम्मा सेना को सौंपने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए इस्तीफे की मांग कर दी। जब रील से रैला बुलाने की कोशिश की जाएगी तो ये दुर्घटना घटने के चांस बढ़ जाते हैं। ये प्रशासन शासन की जिम्मेदारी होती है कि अपना अनुमान ठीक से लगाए। कांग्रेस ने भी बिना देर किए प्रयागराज हादसे के लिए महाकुंभ में बद इंतजामी का आरोप लगाया। यूपी सरकार को राजधर्म निभाने की नसीहत दे दी। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो वीवीआईपीस की ही देखरेख में व्यस्त है और रील्स बनाने में सब व्यस्त हैं। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, मौसम की मार झेलते वहां पहुंचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। महाआयोजन में हुई दुर्घटना पर बीजेपी और यूपी सरकार दोनों ने विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए महाकुंभ में इंतजामों को मुकम्मल बताया। विरोधियों को हादसे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। महाकुंभ अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है और ऐसे पावन पर्व के बारे में
कोई पॉलिटिकल पार्टी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन टीका टिप्पणी करने से सिर्फ वो राजनीति करना चाहते हैं। विपक्ष अब मन बना लिया है खाली हम विरोध ही करेंगे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बना उसका भी विरोध किया, कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो उनकी बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हालांकि यूपी सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद ने बोलते बोलते महाकुंभ में मची भगदड़ को छोटी मोटी घटना बता डाला। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है, मैं चाहता हूँ आगे न हो। हालांकि थोड़ी ही देर में मंत्री जी ने हादसे पर अपने संवेदनहीन बयान को लेकर माफी मांग ली है। ये जो हादसा हुआ इसके बाद प्रयागराज में सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। घटना के बाद सुबह अखाड़ों ने अपने अमृत स्नान को रोक दिया। दिन होते होते जब स्थिति सामान्य हुई तो मौनी अमावस्या पर अखाड़ों के अमृत स्नान का अद्भुत अद्वितीय अलौकिक संगम दिखा। दिव्य, भव्य, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। ये वो उपमा अलंकार हैं जो महाकुंभ की इन तस्वीरों के सामने कुछ नहीं। मतलब महाकुंभ का ये नजारा अद्वितीय है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में साधु संत देर से निकले। दोपहर बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ। आसमान से पुष्प वर्षा की गई। अमृत स्नान को ही पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। महाकुंभ का ये दूसरा अमृत स्नान है। बड़े बड़े रथों पर बैठकर अखाड़ों के महंत, महामंडलेश्वर और प्रमुख संगम के लिए निकले तो नजारा कुछ इस तरह का था। कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उसके साथ साथ पुलिस यानी कि राज्य की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैनात है। और ये पहला अखाड़ा है जो आगे बढ़ रहा है। हर 10 मिनट पर दूसरे अखाड़े को भेजने की तैयारी है। अमृत स्नान में अखाड़ों की तरफ से देवी देवताओं के स्नान की परंपरा है। अखाड़ों के जुलूस के साथ जिस डोली को फूलों से सजाकर साधु संत ले जा रहे हैं, उसी में देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा नागा सन्यासी है। मौनी अमावस्या वो दिन है जब महाकुंभ में महाभीड़ का अनुमान पहले से ही जताया गया। 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी। उम्मीद के हिसाब से ही लोग पहुंचे। अमृत स्नान के दौरान त्रिवेणी संगम में साधु संत तलवार और त्रिशूल लहराते दिखे। आस्था की ये तस्वीर मानो दिव्यता का एहसास करा रही हो। इस वीडियो में संगम किनारे स्नान के लिए पहुंचे एक ऐसे साधु को आप देख सकते हैं जो संगम में उतरने से पहले संतुलन के साथ आगे अलग योग मुद्राओं में गंगा पूजन कर रहे हैं। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के साथ ही अखाड़ों के जुलूस को देखने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस बार भीड़ होने की वजह से एक तो कम साधु संतों ने स्नान किया, दूसरा भव्यता के साथ शाही जुलूस नहीं निकला। साधु संत करतब दिखाते और अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर नहीं आए। हालांकि अखाड़ों की तरफ से इसकी भी औपचारिकता जरूर निभाई गई। रात को हुई भगदड़ की वजह से अखाड़ों के स्नान का समय बदलना पड़ा। अखाड़ों की तरफ से खुद ही पहल की गई थी कि प्रशासन आम श्रद्धालुओं पर ध्यान दे। हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। साधु संतों के अमृत स्नान शांति से संपन्न होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। कुशल जो है सभी संपन्न हो रहा है। आगे भी सभी जो अखाड़े और बचे हुए हैं सभी का सकुशल स्नान संपन्न कराएंगे। अखाड़ों ने सुबह स्वयं ही हमें प्रस्ताव दिया था कि चूंकि भीड़ अप्रत्याशित आई है, बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है, तो कि आप अपने भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और अमृत स्नान में हम स्वेच्छा से थोड़ा सा विलंब अमृत स्नान कर लेंगे। तो ये एक अभूतपूर्व सहयोग हमें अखाड़ों से मिला है। 144 साल बाद के इस महाकुंभ मेले में दूसरा अमृत स्नान संपन्न हो गया, लेकिन जो घटना हुई उसने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए, उत्साह के रंग को फीका कर दिया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी ने बड़ी घटना होने से रोक दिया। अफवाह अगर रात की बजाय दिन में फैलती तो और बड़ी घटना हो सकती थी। अब आगे के अमृत स्नान के लिए प्रशासन को ध्यान रखना होगा। अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन है।
और जब अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया तो आम श्रद्धालुओं ने भी कल रात की भगदड़ का डर मन से निकालकर मौनी अमावस्या का अमृत स्नान किया। आंकड़ा 8 करोड़ पार हो गया है। कल रात जो लापरवाही हुई उससे सबक लेकर प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहा था और इस पावन अवसर पर आसमान से गुलाब की पुष्प वर्षा हो रही थी। मां गंगा किनारे खड़े करोड़ों श्रद्धालु ड्रोन कैमरे में कंकड़ की तरह नजर आ रहे थे। जहां जहां नजर जाती है वहां सिर्फ श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हुए नजर आए। देश और दुनिया से करोड़ों सनातनी मौनी अमावस्या के विशेष स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। कई दिन और कई घंटों के इंतजार के बाद ये करोड़ों सनातनी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा जी में डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम में लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी और इस वक्त जो है प्रयाग शहर में यानी कि दोपहर बाद किस तरीके की तस्वीरें हैं देखिए। आपको हजारों नहीं लाखों लोग एक साथ चलते हुए वापस अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबके चेहरे पर एक सुकून है कि जिस मकसद से प्रयागराज पहुंचे थे वो पूरा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से श्रद्धालुओं ने अनुशासन का परिचय दिया वो काबिले तारीफ था। अफवाहों की बजाय भीड़ ने प्रशासन पर भरोसा जताया, उसकी झलक संगम किनारे दिखी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ जब डुबकी लगा रहे थे तो आसमान से घाट की विहंगम तस्वीर कैमरे में कैद हो रही थी। श्रद्धालुओं के अनुशासन के साथ साथ प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आया। सुरक्षा बलों की भारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। घोड़े पर सवार होकर सुरक्षाकर्मी कुंभ मेले परिसर की निगरानी में जुटे थे। श्रद्धालु सुरक्षित घाट तक पहुंच पाए और पवित्र स्नान कर पाए, इसके लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था में जुटा हुआ था। करोड़ों श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के बाद भी कई श्रद्धालु मां गंगा की तरफ कूच कर रहे थे। कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। वैकल्पिक रास्तों की तलाश करते हुए श्रद्धालु कई फीट ऊंची दीवार पार करते हुए नजर आए, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे। और आइए महाकुंभ के बाद अब आपको लेकर चलते हैं कुछ चुनावी खबरों की तरफ। दिल्ली का चुनावी दंगल सियासी डेथ ओवर में प्रवेश कर चुका है। फाइनल राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी बैटिंग कर बीजेपी के पक्ष में हवा बना रहे हैं। केजरीवाल पर आज डबल अटैक हुआ है। राहुल गांधी ने भी उन पर चुन चुन कर हमले किए। पांच फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। 27 साल से अब तक जो नहीं हुआ उसके साकार होने की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने कर दी है। दिल्ली के दंगल के दूसरे राउंड में आज पीएम मोदी उतरे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में बड़ी जनसभा की और दिल्ली में फ्री की योजनाओं के जारी रहने का संकल्प दोहराया। जो भी अच्छा है, जो दिल्ली के कल्याण के लिए है, दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है, उसको आगे चलाया जाएगा, उसे और मजबूती दी जाएगी, उसे बल दिया जाएगा। हाँ, बेईमानों को जाना पड़ेगा। दिल्ली में बीते 11 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की बड़ी सफलता फ्री बीज स्कीम मानी जाती है। इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को उसी के चक्रव्यूह में घेर रही है। फ्री बीज ऑफर के साथ भ्रष्टाचार के उन दागों को भी हाईलाइट कर रही है जो बीते 2 चुनाव में आपके दामन पर नहीं थे। मोदी का सपना है हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। ये शीश महल बनाने वाले, जनता के करोड़ों रुपये लुटाने वाले, ऐशो आराम करने वाले कभी गरीब के घर के बारे में नहीं सोच सकते। जहां झुग्गी वहां मकान के नारे के जरिए बीजेपी का फोकस इस बार झुग्गियों पर है, जो विधानसभा चुनाव में आपके वोटर रहे हैं।
जिस उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज पीएम मोदी की मौजूदगी थी, वहां भी भारी तादाद में झुग्गियों और कच्चे मकानों में पूर्वांचली हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10 विधानसभा सीट है। 2020 विधानसभा चुनाव में 7 सीट आपको मिली थी, 3 बीजेपी के खाते में गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर पूर्वी दिल्ली की 6 सीटों पर आगे थी। 3 मुस्लिम बहुल सीट और 1 SC रिजर्व सीट पर कांग्रेस आगे थी। इन चारों सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम और दलित उम्मीदवारों पर दाव लगाकर आपकी पहले ही मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। आज राहुल गांधी ने भी बवाना में रैली की तो अरविंद केजरीवाल को दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बता दिया। जब बीजेपी के लोगों ने आपके खिलाफ दिल्ली में हिंसा की तो केजरीवाल जी कहां थे? मुझे आप बताओ। केजरीवाल जी आपके साथ खड़े थे? केजरीवाल जी आपके लिए लड़े? बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं। मुस्लिम और दलित वोटरों पर कांग्रेस ने जोर लगाया तो आपके खेमे में भी खलबली मच गई। जिस कांग्रेस को कल तक केजरीवाल भाव नहीं दे रहे थे, उसे अब वोट कटवा की संज्ञा दे रहे हैं। कुछ 2-4 लोग यहाँ पे कांग्रेस भी कर रहे हैं। कांग्रेस को वोट देके वोट क्यों खराब कर रहे हो अपना? कांग्रेस ने तो जीतना नहीं है, वोट काटेगी बस। अंदर खाने कांग्रेस की और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का सीधा असर आपकी टैली पर पड़ना तय है और यही वजह है कि चुनावी पंडित जो आकलन कर रहे थे, वही डर अब केजरीवाल के मुंह से भी सुनाई दे रहा है। क्या यही दिल्ली में बीजेपी के 27 साल के सूखे को खत्म करने का फॉर्मूला है? और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की यमुना वॉर, जिसमें आम आदमी पार्टी आज और ज्यादा घिर गई। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर घोलने का जो आरोप लगाया था, आज उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें घेरा और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना के पानी का आचमन कर दिया, आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना नदी के तट पर खड़े होकर पानी, जिस जगह पर उन्होंने ये आचमन किया वो हरियाणा और दिल्ली की सीमा है। इसी क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया था। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद आज दोपहर में दिल्ली की सीएम आतिशी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी को टैग कर सोशल मीडिया पर लिखा, नायब सैनी जी, मुझे पता चला है कि आप यमुना नदी से पल्ला झाड़े जा रही हैं। मेरा आग्रह है कि आप और मैं साथ चलते हैं, मीडिया के साथियों को भी लेकर चलते हैं, सबके सामने अमोनिया की मात्रा को नापेंगे, सबको पता चल जाएगा कि हरियाणा दिल्ली वालों को जहरीला पानी भेज रही है। सीएम नायब सैनी चैलेंज स्वीकार कर कैमरे की मौजूदगी में यमुना किनारे पहुंच गए, लेकिन खुद सीएम आतिशी नहीं पहुंची। बीजेपी अब इसे हरियाणा के अपमान का मुद्दा बना रही है। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। दिल्ली में मैली यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल पहले से घिरे हुए थे और अब हरियाणा के तार जोड़कर उन्होंने दोहरी मुसीबत मोल ले ली है। दरअसल दिल्ली में हरियाणा के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। 12 सीटें ऐसी है जहां हरियाणा के लोग जीत हार तय करने की स्थिति में है। बीजेपी हरियाणा के अपमान का मुद्दा उठा रही है तो कांग्रेस और ओवैसी यमुना पर आपके खिलाफ यलगार के मूड में है। केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है। केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को? तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के तुम हो जाओ।
यमुना के जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के जरिए लीड लेने की कोशिश की, फिलहाल उस पर दो मोर्चों पर घिर गई है। बीते 2 चुनाव में नैरेटिव सेट करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार खुद के नैरेटिव में फंसती नजर आ रही है। यमुना के पानी पर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर अब एक नया आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने नायब सिंह सैनी के यमुना जल आचमन के दावे को झूठ बताते हुए नायब सैनी पर यमुना का पानी पीकर उसे थूक देने का आरोप लगाया है। जनहित में आज के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।